गाइस तो यूनिट 2 हम पढ़ रहे थे वेपर कंप्रेशन साइकिल आरएसी का। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके तो गाइस ओवरऑल हम यहाँ पे 4 इफेक्ट देखने वाले हैं जो कि हमारे थ्योरेटिकल और एक्चुअल साइकिल में डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ओवरऑल थ्योरेटिकल साइकिल पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद तो मैं लेक्चर पार्ट 5 बनाऊंगा। लेक्चर 5 जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको एक्चुअल जो रेफ्रिजरेटर साइकिल हैं और थियोरेटिकल रेफ्रिजरेटर साइकिल है उसमें क्या डिफरेंस है और क्यों ऐसा हो रहा है वो हम बताएंगे। तो जनरली क्यों हो रहा है वो ये सब इफेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा एक्चुअल साइकिल में क्या डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल साइकिल। तो इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर और इवापोरेटर में अगर क्या इफेक्ट आ रहा है उसके कारण क्या आपके रेफ्रिजरेटर पे सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो विद ओके। अगला है हमारा इफेक्ट ऑफ डिलीवरी प्रेशर, मींस कंडेंसर में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ विथ थियोरेटिकल एज कम्पेयर टू एक्चुअल, इन डैट केस आपके ओरिजिनल जो एक्चुअल रेफ्रिजरेटर साइकिल पे क्या असर पड़ेगा। नाउ सुपर हीटिंग, अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर में कहीं पे कुछ सुपर हीटिंग के लिए अगर कोई एलिमेंट यूज़ कर रहे हो, कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हो, उसके कारण आपके सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड द लास्ट वन है इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड। अगर लिक्विड को सब कूलिंग करोगे तो कहीं पे in that case what effect on the COP of the refrigerator. And the last fifth one is the effect of suction temperature and condenser temperature. ओके, इवापोरेटर टेम्परेचर और कंडेंसर टेम्परेचर के में अगर कुछ चेंजेस होगा थ्योरेटिकल एज कम्पेयर टू एक्चुअल, इन डैट केस सीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये ओवरऑल 5 इफेक्ट हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। पहला हमारा इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर, इसको हम बोलते हैं एक और चीज़ दैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट ऑफ चेंज इन इवापोरेटर प्रेशर। ठीक है, सक्शन प्रेशर की बात हो रहा है, मींस यहाँ पे हम इवापोरेटर की बात कर रहे हैं। ओके, इवापोरेटर ये पार्ट इवापोरेटर होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंप्रेसर, इसे हम बोलते हैं कंडेंसर और इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन। ओके क्लियर। यहाँ पे ये फ्रिज, यहाँ से हीट एक्सचेंज होता है यहीं पे इवापोरेटर में, मींस फ्रिज में। उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है, देन वो ठंडा होने के लिए कंडेंसर में जाता है। आफ्टर वो एक्सपेंशन होता है, लिक्विड एक्सपेंड होता है, ठंडा होता है, एंड डेट फिर इवापोरेटर में आके हीट एक्सचेंज करके आपके फ्रिज के मटेरियल को ठंडा रखता है। क्लियर। तो अगर आपकी इवापोरेटर प्रेशर में चेंज होने के कारण सीओपी पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो थ्योरेटिकल साइकिल में हमने देखा था कि 1 2 3 4 ऐसा बनता है। थ्योरेटिकल साइकिल में हम कहते हैं प्रेशर एट इवापोरेटर एंड कंडेंसर आर कांस्टेंट। ठीक है, मींस 1 से 2 तक जो प्रेशर है और 4 से 3 जो प्रेशर है इन कंडेंसर और इवापोरेटर वो कांस्टेंट होता है, हम थ्योरेटिकल साइकिल में कहते हैं। बट अगर आप देखोगे ये जो लाइन एक्स्ट्रा डॉटेड है, ये जो लाइन है ये आपका बता रहा है कि ये एक्चुअल साइकिल ऐसा होता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पहले प्रेशर ये था बट एक्चुअल साइकिल में यहाँ से ये इवापोरेटर बन रहा है, तो प्रेशर क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। तो ये प्रेशर ड्रॉप होने के कारण एक्चुअल साइकिल में क्या आपके इसके सीओपी पे क्या इफेक्ट होता है। ओके, द सक्शन प्रेशर और इवापोरेटर प्रेशर डिक्रीजेज ड्यू टू द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ द रेफ्रिजरेंट। अब ये क्यों ऐसा होता है, अब देखो आप थ्योरेटिकली में तो कुछ आप लेते ही नहीं हो ना, फ्रिक्शन लेते हो और पता नहीं कितना सारा मटेरियल जो आपकी पाइप की है उस पर क्या वो कितना रफ है, तो उसके कारण जो फ्लूइड जो उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, सरफेस फ्लूइड डायनेमिक्स में आपने सरफेस टेक्नोलॉजी पढ़ाई होगा। जब किसी सरफेस अगर ज़्यादा रफ हुआ तो उस पर फ्लूइड स्लो मूव करता है, फ्रिक्शन के कारण और स्लो मूव करता है, हीट ज़्यादा लॉस होता है, ये सब आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो वहीं ये हो रहा है एक्चुअल साइकिल में, हम ये देख रहे हैं कि ड्यू टू फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेफ्रिजरेंट हमें क्या हो रहा है, ये प्रेशर ड्रॉप मिल रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ सीओपी ऑफ ओरिजिनल साइकिल 1 2 3 4 में देखें क्या होता है ओरिजिनल साइकिल सीओपी, जिस कंप्रेसर माइनस वर्क डन। ठीक है, वर्क डन, दिस इज वर्क डन H3 minus H2, H3 minus H2 एंड दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट H2 minus H1 एंथैल्पी। क्लियर, ये हो गया ओरिजिनल का। बट जब ये प्रेशर ड्रॉप हुआ इन इवापोरेटर में इन एक्चुअल साइकिल में, इन दैट केस व्हाट इज द सीओपी, सीओपी क्या हो जाएगा आपका H3 dash minus H2 dash is the work done and what is the refrigeration effect is H2 dash minus H1 dash। ओके, तो अब अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है इन इवापोरेटर में, पहले H2 माइनस H1 था और प्रेशर ड्रॉप होने के बाद ये हो गया H2 डैश माइनस H1 डैश। ओके, तो पहले तो प्रेशर ड्रॉप हो गया, तो ये क्या बता रहा है कि दिस शोज दैट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज डिक्रीज। ओके,
तो ये प्रेशर ड्रॉप हुआ तो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑलरेडी विल बी डिक्रीजेस। और आप फिर देखोगे वर्क डन पहले कितना हो रहा था, H3 माइनस H2, अब वर्क डन कितना हो रहा है, H3 डैश माइनस H2 डैश, तो वर्क भी ज़्यादा लग रहा है। तो इस टाइप के अगर रेफ्रिजरेटर होगा जिसमें अगर प्रेशर ड्रॉप, अगर आपको ड्यू टू फ्रिक्शनल के कारण प्रेशर ड्रॉप जो हो रहा है उसके कारण क्या होगा, एक तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो जाएगा और दूसरा जो वर्क डन है, वर्क जो लग रहा है कंप्रेसर को वर्क करने में वो भी ज़्यादा लग रहा है। देखो पहले यहाँ से मूव हो रहा था, अब उसके और नीचे है, तो ये ज़्यादा पावर लग रहा है। ओके, तो ये हुआ इफेक्ट ऑफ इवापोरेटर। तो इसके कारण आपकी COP पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है और COP आपकी रेफ्रिजरेटर की कम होती जाती है। ओके, नाउ अगला है हमारा इफेक्ट ऑफ डिलीवरी प्रेशर। ये है हमारा, इसको एक और नाम से हम बताते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडेंसर प्रेशर। अगर कंडेंसर में कोई प्रेशर चेंज होगा, इन दैट केस आपके COP पे क्या इफेक्ट होगा। तो जो हमारा ओरिजिनल साइकिल था, थ्योरेटिकल साइकिल, दैट इज़ 1 2 3 4। ओके, जिस ये है हमारा क्या है, दैट इज़ कॉल्ड इवापोरेटर, ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा है कंडेंसर और ये हम लोग बोलते हैं इसे एक्सपेंशन। ओके, क्लियर। तो हम थ्योरेटिकल साइकिल में हमने पढ़ा था कि इन इवापोरेटर एंड कंडेंसर द प्रेशर विल बी कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ एक्चुअल साइकिल ड्यू टू फ्लो रेजिस्टेंस ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द पाइप इट विल डिक्रीजेस द प्रेशर or sometime increases the pressure. So in case of condenser the pressure will be increases. In the actual practice the discharge pressure or the condenser pressure increases due to frictional resistance of flow of the refrigerant. क्लियर। इन इवापोरेटर में जब ये केस होता है तब हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज प्रेशर कम होता है, बट इन केस ऑफ कंडेंसर डिस्चार्ज प्रेशर विल बी इंक्रीजेस ड्यू टू फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेफ्रिजरेंट। ओके, तो हम जानते हैं हमारा थ्योरेटिकल COP क्या होता है, थ्योरेटिकल साइकिल का परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन H3 माइनस H2, दिस इज द वर्क डन। व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज H2 माइनस H1, बस ड्यू टू दिस द एक्चुअल COP, एक्चुअल साइकिल इज H3 डैश माइनस H2 इज द वर्क डन एंड व्हाट इज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट H2 माइनस H1 डैश। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये देखो, पहले वर्क यहाँ से यहीं तक लग रहा था, अब जब ऐसा होगा तो अब वर्क प्रेशर और ऊपर गया तो वर्क आपको पहले इतना था, अब वर्क इतना लग रहा है। तो इतना वर्क लग रहा था भाई, हमको COP भी अच्छा मिलना चाहिए, बट इन डैट केस अगर आप देखोगे पहले आपको इतना मिल रहा था रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, अब आपको इतना मिल रहा है, कम हो गया। तो इसके कारण भी आपके COP पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और COP कम हो जाती है आपकी रेफ्रिजरेटर का। तो ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्चार्ज प्रेशर डिक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फ्रॉम H2 माइनस H1 टू H2 माइनस H1 डैश। क्लियर। एंड इंक्रीज द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन फ्रॉम H3 माइनस 2 टू H3 माइनस 2 टू H3 डैश माइनस H। दिस इज द इंक्रीज इन वर्क। तो ये भी आपके COP पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है और आपकी COP रेफ्रिजरेटर की कम हो जाती है। ओके, नाउ अगला जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। अगर आपको हम अगर आपका जो लिक्विड निकल रहा है अगर वो सुपर हीटिंग ज़्यादा हीट हो जा रहा है तो उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो ठंडा अगर नॉर्मल साइकिल है और आप देख रहे हो उसमें कहीं से आपको थोड़ा लिक्विड कहीं ज़्यादा हीट हो गया, अब हम बोल रहे हैं कि अगर हम 22 डिग्री कोई सेल्सियस पर अगर कोई लिक्विड आ रही है तो उसको 1 सेकेंड में हमारा जो सिस्टम है उसको वो 15 डिग्री सेल्सियस पे बदल जाएगा। 1 सेकेंड में हम इतना बदल देंगे और हमें रिक्वायर्ड भी इधर पे 15 है। बट अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 डिग्री सेल्सियस ना निकल के 28 डिग्री सेल्सियस निकल गया तो 1 सेकेंड में हमारा तो वो उतना ही कम करेगा, 15 का ही। ठीक है, तो अगर इसमें जो माइनस करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 18 डिग्री सेल्सियस, बस हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्लियर। तो थियोरेटिकली में हम पढ़ते हैं, देखो फ्रॉम फिगर वी सी डैट द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इज़ टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। देखो पहले और थियोरेटिकल साइकिल था 1 2 3 4, इसे हम बोलते हैं इवापोरेटर, ये हो गया कंप्रेसर, ये हो गया कंडेंसर, ये हो गया हमारा एक्सपेंशन, और ये जो होगी ये लाइन रेड कलर से दिख रहा है ये है क्रिटिकल पॉइंट, इसके इधर है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसके इधर है सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्लियर। तो जनरली थ्योरेटिकल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ऐसा 1 2 3 4 ऐसा कुछ होता है। ओके, इवापोरेटर से निकलने के बाद जो हमारी फ्लूइड निकलती है वो वही टेम्परेचर होती है जो हमारा एक्सपेंशन से जो निकला है, सॉरी वो टेम्परेचर इससे थोड़ा इंक्रीज टेम्परेचर।
ठीक है। बट इन थियोरेटिकल केस में हम देखते हैं जो लिक्विड इवापोरेटर से निकलती है इन एक्चुअल साइकिल वो सुपर हीटेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर निकलती है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल इवापोरेटर में यहाँ एंट्री हो रहा है 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपने मटेरियल रखा है, एप्पल हो गया, आपके फ्रूट्स हो गए, जो भी उसका टेम्परेचर लेने के बाद और यहाँ पे आप चाहोगे 25 डिग्री सेल्सियस, थ्योरेटिकल में हमने ये पढ़ा कि 25, 26 ऐसे एग्जाम्पल में निकलेगा। बट इन एक्चुअल साइकिल हम देख रहे हैं हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर 25 ना निकल कर 38, 32 निकल रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके रेफ्रिजरेटर पे, तो वही यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग इज़ टू इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, अच्छी बात है, सुपर हीटिंग तो ये इंक्रीज़ कर दिया। पहले 1 से 2 तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, अब 1 से 2 डेज तक हो गया, तो हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ज़्यादा टाइम मिल गया, हमें ज़्यादा ठंडा करेगा। ये तो अच्छी बात है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को। बट दिस इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वर्क। बट अगर आप देखोगे ध्यान से, द वर्क विल बी ऑल्सो इंक्रीजेज। जो वर्क आप कंप्रेसर में जो वर्क लग रहा है वो भी आपका ज़्यादा हो गया। तो अगर कंपेयर करें कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमारा हो रहा है और वर्क का, तो हम देखेंगे कि वर्क ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके कंपेयर में। तो ये भी हमारा COP पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है और COP को कम कर रहा है। सिंस द इंक्रीज इन वर्क इज मोर एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, देयरफॉर ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द सुपर हीटिंग इज टू गिव अ लो वैल्यू ऑफ COP। क्लियर? नाउ फोर्थ वन है हमारा इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग ऑफ लिक्विड। क्लियर? इसका क्या है, फॉर एग्जांपल आपका जो फ्लूइड आ रही है, सब कूलिंग करने से क्या इफेक्ट होगा आपके रेफ्रिजरेटर पे। तो अच्छी बात है, हम तो चाहेंगे हमारा जो लिक्विड कंडेंसर से निकल के आ रहा है, तो ये अगर 15 डिग्री सेल्सियस निकल रही है और कम निकले तो ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट करेगा, इवापोरेटर में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, ज़्यादा तेज़ी से हीट को एब्जॉर्व करेगा। अच्छी बात है सब कूलिंग करने से। तो जनरली थ्योरेटिकल साइकिल में हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4 ऐसा हमारा बनता है। बट अगर हम उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दें ताकि जो कंडेंसर से जो हमारा टेम्परेचर निकल रहा है वो थोड़ा और कम टेम्परेचर होकर निकले, तो क्या होगा, हमको अच्छा होगा COP। उससे क्या होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो COP बढ़ गया, तो COP बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है ये। तो देखिए, तो ये पहले 3 से 4 तक ही हमारा ठंडा कंडेंसर वर्क कर रहा था। अब क्या हो गया, टेम्परेचर को और यहाँ पे सब कूलिंग को कोई सिस्टम लगा देंगे तो 3 से 4 डेज तक ठंडा करेगा। मीन्स इतना टाइम और लग रहा है अपने रेफ्रिजरेंट को ठंडा होने। मीन्स जो भी यहाँ से 15 डिग्री पर निकल रहा था, अब ये 13 डिग्री या 12 डिग्री पे सेल्सियस पे यहाँ से निकलेगा। तो ड्यू टू इसके कारण आपका आप देखोगे तो जो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था 1 से 2 जो था वो 1 डेज से 2 हो गया। तो ये भी आपका सब कूलिंग बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग द लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो द कंडेंसिंग टेम्परेचर। 15 डिग्री सेल्सियस है तो कंडेंसिंग टेम्परेचर उससे भी कम अगर कर दें, ड्यू टू दिस द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर विल बी इंक्रीजेज। क्लियर? इट इज़ डन बाय, और ये करते कैसे हैं, इंसर्टिंग अ स्पेशल कॉइल बिटवीन द कंडेंसर एंड द एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो कंडेंसर और एक्सपेंशन जो वाल्व है उसके बीच में एक स्पेशल टाइप के कॉइल जो आते हैं उसको हम लगाते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब टाइप का बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब कूलिंग को करने का टाइम वो मिल जाता है। सर्कुलेटिंग ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ कूलिंग वाटर थ्रू द कंडेंसर। आप कंडेंसर में अगर वाटर की सिस्टम आप लगाए हो, ठीक है, तो वाटर की सप्लाई बढ़ा दो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी खींचे, तो लिक्विड आपको उतनी जल्दी ठंडा होगा, तो सब कूलिंग स्टेज में पहुंचेगा। एक तरीका ये है। एंड द लास्ट वन इज़ यूजिंग वाटर कूलर दैन मेन सर्कुलेटिंग वाटर। अब जो आपका जो मेन पानी है उसको नॉर्मल पानी से अच्छा आप उसी ठंडा पानी को सर्कुलेट कराओ इसमें, ताकि वो और तेज़ी से ठंडा करे। पानी का टाइम में नॉर्मल पानी उससे ठंडा पानी को ठंडा करके उसमें सर्कुलेट करा तो ज़्यादा तेज़ी से और हीट ऑब्जर्व करेगा। ये 3 तरीका है सब कूलिंग करने का, जिससे आपकी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। एंड द लास्ट वन इज़ इफेक्ट ऑफ सक्शन टेम्परेचर एंड कंडेंसर टेम्परेचर। इससे आपके रेफ्रिजरेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसमें क्या है, सक्शन टेम्परेचर मीन्स हम बात कर रहे हैं इवापोरेशन टेम्परेचर की। ठीक है, इवापोरेशन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मीन्स आपके रेफ्रिजरेटर में जो कॉइल लगा है फ्रिज में वो, और ये कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर जो जहाँ पे ठंडा हो रहा है, तो इसके टेम्परेचर के चेंज होने से क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली अगर हम बात करें इवापोरेटेड टेम्परेचर की, ठीक है, अगर आपका ये सेक्शन जो है
ये सेक्शन 1 से 2 ये इवापोरेटर, अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम होगा, और ड्यू टू दिस COP विल द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑल्सो भी डिक्रीजेस। ओके, नाउ इन कंडेंसर टेम्परेचर में अगर देखें सेम, अगर कंडेंसर टेम्परेचर भी कम होता है तो वो सेम हमारा जैसे इवापोरेटर टेम्परेचर में दिक्कत आ रहा है, तो इसके देखिए कंडेंसर टेम्परेचर अगर कम होगा, ओके, इसको ऐसे देखा जाए, यस यहाँ पे अगर कंडेंसर का टेम्परेचर अगर आपका बढ़ती जा रहा है, कंडेंसर का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो आप देखोगे आपका COP क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर, और रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और इन केस अगर हम रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर की बात करें, अगर रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो COP क्या हो रहा है, COP भी कम हो रहा है, और रेफ्रिजरेशन की जो कैपेसिटी है वो भी कम होगी। इट मीन्स आपका रेफ्रिजरेटर ऐसा काम करना चाहिए इन दैट केस जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है, जो इवापोरेशन का जो लाइन है 1 से 2, उसमें टेम्परेचर का बढ़ना होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ओके, और कंडेंसिंग टेम्परेचर वो कम होना चाहिए। इन डैट केस आपका रेफ्रिजरेटर का COP इंक्रीज़ होगा और आपका रेफ्रिजरेटर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये दोनों फिगर हमारा यही बता रहा है, ये जो लाइन है हमारा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बता रहा है, ये हमारा COP बता रहा है, ये रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर बताएगा, और ये हमारा कंडेंसर टेम्परेचर बताएगा। रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर मीन्स इवापोरेटर टेम्परेचर बता रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इवापोरेटर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है हमारा COP भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो COP इंक्रीज हो रहा है मीन्स रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी विल बी ऑल्सो इंक्रीजेस। बट इन केस ऑफ कंडेंसर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ COP विल बी डिक्रीज, ड्यू टू दिस रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑल्सो विल बी डिक्रीजेस। तो इसको मेंटेन करने के लिए रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर को तो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा COP बढ़ाने के लिए, और कंडेंसिंग टेम्परेचर को जितना आप कम रखोगे उतना COP बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ को मेंटेन करके ध्यान से रखना है, तभी जाकर आपका रेफ्रिजरेशन की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये पांचों फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी इसमें से समझ लो एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में हमेशा बनता ही है। और अगर आप रेफ्रिजरेटर पे वर्क कर रहे हो तो COP को कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, तो मैंने आप काफ़ी अच्छा आपको तरीका बताया है। थोड़ा डीपली और रिसर्च करो और आप अच्छा काम कर सकते हो रेफ्रिजरेटर पे एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। Okay, so thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.